बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक दफ़ा फिर से फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। इससे पहले कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट एक दफ़ा फिर से क्लियर करें, हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट के अलावा इंडेफिनिट दो और टेंस हैं। याद है ना आपको? एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक है पास्ट इंडेफिनिट। और इन तीनों को यानी इन तीनों इंडेफिनिट्स को हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। अच्छा, और इंडेफिनेट के बारे में भी आपको बहुत अच्छी तरह अब याद है कि इंडेफिनेट का जो जब टेंसेस में मीनिंग आएगा तो इंडेफिनेट टेंसेस वो टेंसेस हैं जिसमें हम अपनी रूटीन के बारे में बात करते हैं या अपनी हैबिट्स के यानी आदतों के बारे में बात करते हैं। अगर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में बात करें तो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की रूटीन और आदतों के बारे में बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनेट में हम अपने गुजरे हुए टाइम की रूटीन और आदतों के बारे में बात करते हैं। जबकि फ्यूचर इंडेफिनेट में हम अपने आने वाले टाइम में जो काम हमने प्लान किए होंगे या जो अपनी हैबिट्स को प्लान किया हुआ होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। ये चीज़ क्लियर होगी। दूसरा पॉइंट ये कि मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस को करने का एक फॉर्मूला होता है। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है और उस स्ट्रक्चर में हम थोड़ी सी चेंजेस करते हैं तो हर टेंस का फॉर्मूला थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, लेकिन बेसिक सेम है। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि टेंसेस में सबसे पहले हम काम करने वाले को लिखते हैं यानी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम काम को लिखते हैं और फिर हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। ये है बेसिक फार्मूला इंडेफिनेट टेंसेस का। यानी तीनों इंडेफिनेट टेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट लगाओ तो आपने समझ जाना है ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब, और वो भी कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हो गया? अच्छा, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर लगी हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, लेकिन सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हो, इसके बीच में कुछ ना हो, तो हमने फ़ौरन से समझ जाना है ये पास्ट इंडेफिनेट के बारे में बात हो रही है। तीसरा आ गया फ्यूचर इंडेफिनेट। उसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है, बेसिक वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट में सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। फ्यूचर में भी सब्जेक्ट, इसको अभी मैं स्किप करती हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इसमें लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा। फ़र्क सिर्फ ये है क्योंकि हम इसमें आने वाले टाइम में जो काम हमने करने हैं, जो हमारी हैबिट्स होंगी, जो हमारी रूटीन होगी, उसको हम प्लान करने के बारे में बताएंगे। तो हमने वहाँ पे गा गी गे का ट्रांसलेशन इंग्लिश में विल और शेल के साथ करना है। यानी फिर फॉर्मूला हमारा क्या बन जाता है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमने विल और शेल लगाना है क्योंकि आने वाले ज़माने के कामों के बारे में हम बात करेंगे तो वो हमारे गे वाले जुमलों में आएंगे, तो उसको हम विल और शेल से बयान करेंगे। और उसके बाद हमने वही प्रेजेंट डेफिनेट की तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। क्लियर होगी ये चीज़? यानी हमारा इंडेफिनेट टेंसेस को बनाने का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं भी और यूज़ नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट में यूज़ होती है, वो भी उसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, यानी पॉजिटिव जुमलों में सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। जब हमने नेगेटिव जुमले बनाने हैं जिसमें हमने डिड नॉट लगाना है तो फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सवालिया जुमला बनाना है जिसमें हम डिड बाय ले आएंगे तो भी ये वर्ब की फॉर्म फर्स्ट हो जाएगी। सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट का जो पॉजिटिव वाला जुमला है जिसमें नहीं का इस्तेमाल नहीं होता, उसमें क्या करते हैं? हम सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। और फ्यूचर में सब्जेक्ट के बाद विल शेल लगाना है आपने और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है? सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, विल शेल का मतलब होता है गा गी गे या गे भी हो सकता है, यानी वो काम करेगा, वो जाएगी, वो खाएंगे। ठीक है? इसका ये मतलब है। उसके बाद हमने वर्ब मतलब काम उस जुमले में जो होगा उसको एक्सप्लेन करना है और आखिर में हमने ऑब्जेक्ट लगा देना है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। और फिर दोबारा एक चीज़ हमारी मिस हो गई है कि प्रेजेंट डेफिनेट के जो टेंसेस हैं उसमें जब हमने नहीं वाला जुमला बनाना है तो जब काम करने वाला एक होगा तो उसके साथ हमने डज नॉट लगाना है, और आई यू वी दे देर के देम के साथ नहीं वाले जुमलों में हमने डू नॉट लगाना है।
और सवालिया बनाने के लिए डू और डस को जुमले के बाहर ले आएंगे तो फिर ये क्या का मीनिंग देगा। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में हमने जब नेगेटिव जुमले बनाने हैं, नहीं वाले जुमले बनाने हैं, तो फिर हमने डिड नॉट का इस्तेमाल करना है सब के लिए, चाहे वो ही है या शी है या इट है, आई है, यू है, सब के लिए डिड नॉट होगा। और सवालिया जुमलों में क्या होगा, डिड हमारे जुमले के बाहर आ जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या है कि हमने जब नहीं वाला जुमला बनाना है तो हमने विल नॉट और शेल नॉट का इस्तेमाल करना है, और अगर हम सवालिया जुमला बनाएंगे तो यही विल और शेल जुमले के शुरू में आ जाएगा, तो वो क्या का मीनिंग देगा। इतनी बात समझ आ गई आपको। चलिए अब मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करती हूँ मीनिंग्स के साथ। जैसे हम लिखते हैं मैं कार चलाऊंगी, तो गी की इंग्लिश या गा हो गई या गे हो गए, उसकी इंग्लिश हमेशा होगी विल और शेल। तो मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट हो गया ना, इसमें काम क्या हो रहा है, चलाने का काम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, चलाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्राइव। विल की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई के साथ हमेशा विल की इंग्लिश लगेगी शेल। ठीक हो गया। तो फिर हमारी इसकी मैं कार चलाऊंगी कि हमारी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी जी, जल्दी से सोचें। मैं कार चलाऊंगी, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली आपने ठीक कहा, ये हो जाएगा आई शैल ड्राइव द कार। ठीक हो गया ना। आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमने क्या कहा है कि विल और शेल लगाना है, तो आई के साथ हमेशा और वुई के साथ हमेशा हम शेल लगाएंगे। आई के बाद हमने शेल लगाया, शेल के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी ड्राइव लगाई, और उसके बाद हमने क्या लगा दिया, यानी काम किस पे हो रहा है, चलाने का काम किस पे हो रहा है, कार पे हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, कार हो गया। तो आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हमने बीच में विल और शेल लगाना है, ये हो गया हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। बात समझ आई, होप कि आपको लग गई होगी, और इसमें अब आपको मज़ीद अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में हम अपने आने वाले ज़माने में जो अपनी रूटीन के काम होते हैं, जो हमारी हैबिट्स होती हैं, उनको हम प्लान करते हैं। अच्छा जी, हम फॉर एग्ज़ाम्पल लिखते हैं फिर वो लोग लाहौर जाएंगे। एक काम हो रहा है ना, देखिए, फिर वो लोग लाहौर जाएंगे यानी आने वाले ज़माने में जाएंगे, फ्यूचर का काम है, अभी वो गए नहीं है, अभी उन्होंने जाना है। तो हमेशा जुमले के आखिर में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस के जुमले के आखिर में गा, गी और गे आएगा, उर्दू के जुमलों के आखिर में। ठीक है, फिर वो लोग लाहौर जाएंगे, फिर की इंग्लिश हो जाएगी देन। ठीक हो गया। यहाँ पे वो हमने ट्रांसलेट करना है जुमले के आखिर वाले लफ्ज़ को देख के। अब गे का मतलब है ज़्यादा लोग हैं, तो अगर गा होता तो फिर ये ही या शी हो सकता था, यानी वो लाहौर, फिर वो लाहौर जाएगा, फिर हमने यहाँ पे ही इस्तेमाल करना था। फिर वो लाहौर जाएगी होता तो शी इस्तेमाल करना था। अब है वो लाहौर जाएंगे, गे से मतलब हो रहा है कि ज़्यादा लोग हैं, तो फिर इधर वो की इंग्लिश हो जाएगी दे। अच्छा, गे की इंग्लिश हो जाएगी दे, के लिए हम गे की इंग्लिश करेंगे विल। क्लियर हो गया। अच्छा, अब जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, और फ्यूचर इंडेफिनिट है तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, गो हो जाएगी। और किधर जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, लाहौर। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, पहले तो हमने फिर का इस्तेमाल किया, तो हम बोलेंगे देन, सब्जेक्ट हमारा आ गया दे, गे की इंग्लिश आ गई विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दें गो, और ऑब्जेक्ट लगा दें अपना लाहौर, देन दे विल गो टू लाहौर। क्लियर हो गया आपको ये चीज़। तो ये तो थे हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव का मतलब है जिसमें हम नहीं का इस्तेमाल नहीं करते, और उसमें सिंपल है कि हमने सब्जेक्ट के बाद विल शेल का इस्तेमाल करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और उसके बाद हमने अपना ऑब्जेक्ट लगा देना है। अच्छा, हम कहते हैं तुम घोड़े की सवारी नहीं करोगे। अब तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, यही होती है ना, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। अच्छा, अब हम किसी जानदार चीज़ के ऊपर बैठ रहे हैं, तो फिर हम उसको बोलेंगे राइड। गे की इंग्लिश यू है, तो हम इधर विल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। और इसको अब हम लिख लेते हैं यू
विल राइड ऑन हॉर्स। सिंपल। यू विल राइड ऑन हॉर्स, ये कब होता? अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस में बात कर रहे होते। यहाँ पे हमने लिखा है वो घोड़े, तुम घोड़े की सवारी नहीं करोगे, तो नहीं के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? अभी मैंने आपको बताया विल नॉट और शेल नॉट, तो हम नॉट किधर लगाएंगे? विल के साथ। क्या बन जाएगा फिर हमारा जुमला? यू विल नॉट राइड ऑन हॉर्स। क्लियर हो गया? यानी जब हमने अपने फ्यूचर इंडेफिनेट में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हमने विल नॉट और शेल नॉट का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं नाराज़ हूँ किसी से, तो हम क्या काम करते हैं? हम सबसे पहले भूख हड़ताल करते हैं, यानी अपनी नाराज़गी को ज़ाहिर करने के लिए हम अपनी मामा को यही कहते हैं ना, मैं खाना नहीं खाऊंगी या मैं खाना नहीं खाऊंगा, ऐसे ही होता है ना। तो कब ये फ्यूचर वाला काम है, यानी ये काम अभी हमसे पूछा जा रहा है और मैं कहती हूँ कि मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। गी गा गे लफ्ज़ के सेंटेंस के आखिर में आया तो आपने फ़ौरन से समझ जाना है कि फ्यूचर का टेंस है, ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो हमने इसमें विल और शेल का इस्तेमाल करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, सब्जेक्ट को पहले लेके आना है। मैं खाना नहीं खाऊंगा या मैं खाना नहीं खाऊंगी, आई आ गया तो आई के साथ क्या लगाएंगे? बिल्कुल ठीक कहा, आई के साथ और वी के साथ हम हमेशा शेल लगाते हैं। आई शेल, मैं खाना खाऊंगी, और मैंने बनाना है इसका नेगेटिव, तो मैं खाना सॉरी इधर लिखना है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। आई शेल नॉट, फर्स्ट फॉर्म लगा दें ईट, मैं खाना नहीं खाऊंगी। आई शेल नॉट ईट मील आप कह सकते हो या आप फूड कह सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव फ्यूचर इंडेफिनिट को बनाने का तरीका। अब सेम है कि जब हमने सवालिया जुमला बनाना है फ्यूचर इंडेफिनेट का, तो हमने क्या करना है? विल और शेल को उठाकर जुमले के बाहर ले आना है। अगर मैं लिखती हूँ क्या फ़हद वालदैन का कहना मानेगा? क्वेश्चन मार्क आ गया। क्यों आया? क्योंकि सेंटेंस के शुरू में क्या का हमने इस्तेमाल किया है। तो जब हमने फ्यूचर इंडेफिनेट में क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस बनाना है, सवालिया जुमला बनाना है, तो फिर हमने विल या शेल को सेंटेंस के शुरू में ले आना है, तो वो क्या का मीनिंग देगा। यानी इसमें क्या का मीनिंग क्या होगा? विल। और अगर यहाँ होता क्या मैं वालदैन का कहना मानूंगी, तो फिर मैंने क्या कहना था? शेल को यहाँ पर बाहर ले आना था अगर यहाँ पे मैं होता, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या फ़हद वालदैन का कहना मानेगा, तो हम विल को बाहर ले आएंगे। विल का मीनिंग हो जाएगा क्या विल फ़हद ओबे हिज पेरेंट्स। हिज क्यों लगाया? क्योंकि फ़हद एक लड़का है और लड़के के लिए हम प्रोनाउन में हिज का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल होता सारा, तो फिर विल सारा ओबे, यहाँ पे क्या आ जाना था? हर आ जाना था। क्लियर हो गया? अगर क्या मैं वालदैन का कहना मानूंगी, तो फिर हो जाना था यहाँ पर शेल, और यहाँ पे आ जाना था शेल आई ओबे माई पेरेंट्स। समझ आ गई आपको? तो ये तो था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, और उसका पॉजिटिव जुमला, उसका नेगेटिव जुमला, और उसका सवालिया यानी क्वेश्चन वाला। अब एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हमने नहीं का इस्तेमाल करना है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से थोड़ा सा क्लियर हो जाए। हम कहते हैं कि प्रिंसिपल साहिबा तकरीर करेंगी। अब इसको बनाएं सवालिया भी और नहीं भी, तो क्या बोलेंगे? क्या प्रिंसिपल साहिबा तकरीर नहीं करेंगी? आपका फंक्शन हो रहा है, उसमें अब प्रिंसिपल की स्पीच का टाइम है, और अगर उन्होंने स्पीच ना करनी हो या उन्होंने अपनी स्पीच वहाँ से स्किप करानी हो, तो फिर हम क्या क्वेश्चन करेंगे? हम एक दूसरे से पूछेंगे कि क्या प्रिंसिपल साहिबा स्पीच नहीं करेंगी? तो फिर क्या हो जाएगा? क्या बाहर क्या हम लेके आएंगे? विल लाएंगे, शेल लाएंगे। प्रिंसिपल है तो हम क्या लेके आएंगे? विल। शेल सिर्फ आई और वी के लिए इस्तेमाल होगा, तो फिर हम बोलेंगे विल प्रिंसिपल, या विल हम
साहिबा है तो फिर हम मैम भी बोल सकते हैं। विल मैम प्रिंसिपल डिलीवर द स्पीच, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे नहीं भी है, उसको मैं किधर पुट करूँगी? विल मैम प्रिंसिपल, नहीं को हम सब्जेक्ट के बाद पुट करेंगे। विल जब बाहर आ जाएगा तो नॉट हमारा सवालिया जुमलों में सब्जेक्ट के बाद लगेगा। अगर यही होता कि प्रिंसिपल साहिबा तकरीर नहीं करेंगी, फिर क्या हो जाना था? फिर हमने लिखना था मैम प्रिंसिपल विल नॉट डिलीवर स्पीच, यही होना था ना। अब चूंकि हमने अपना एक ऐसा जुमला बनाया है जिसमें सवाल भी पूछ रहे हैं और नहीं का भी इस्तेमाल है, क्या प्रिंसिपल साहिबा तकरीर नहीं करेंगी, तो फिर हमने क्या करना है? इस विल को उठा के जुमले के हम शुरू में ले आए। विल प्रिंसिपल, नॉट उधर ही रहेगा, नॉट की जगह नहीं हमने हिलानी। विल मैम प्रिंसिपल नॉट डिलीवर द स्पीच। क्लियर हो गया? फ्यूचर इंडेफिनेट यानी फ्यूचर इंडेफिनेट में हम क्या करते हैं? अपने आने वाले टाइम के बारे में जो हमने अपनी रूटीन प्लान करनी है, अपनी हैबिट्स प्लान करनी है, उसके बारे में बात करते हैं। और उर्दू का जुमला फ्यूचर इंडेफिनेट में हमेशा गा गे गी गे पे ख़त्म होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनेट है। ठीक हो गया? हम इंडेफिनेट की सिर्फ बात करें, कॉन्टीन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की बात नहीं करें। अगर आपको फ्यूचर कॉन्टीन्यूस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस या परफेक्ट के बारे में जानना है तो पिछली वीडियो अगर आप देख लो ना, मैंने चूँकि अलग अलग सीरीज़ में बनाई है, इंडेफिनेट्स तीनों कंबाइन करके, परफेक्ट्स तीनों कंबाइन करके, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस तीनों कंबाइन करके। अगर इसके बावजूद आपको किसी टेंस में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दें, मैं उस टेंस को दोबारा से इंडिविजुअली तौर पर एक्सप्लेन कर दूंगी, जैसे अभी मैंने फ्यूचर इंडेफिनेट को किया। क्लियर हो गया आप सबको? यानी फ्यूचर इंडेफिनेट को बनाने का तरीका क्या है कि हमने फॉर्मूला लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे प्रेजेंट डेफिनेट में लगती है, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। इसमें जब हमने नेगेटिव जुमला बनाना है तो हमने विल नॉट और शेल नॉट का इस्तेमाल करना है। जब हमने इसका क्वेश्चन वाला जुमला बनाना है तो हमने विल या शेल को जुमले के बाहर ले आना है और बाकी हमारा सेम रहना है। और ऐसा जुमला जिसमें हमने सवाल भी पूछना है और नहीं का भी इस्तेमाल करना है तो हमने विल और शेल तो बाहर लाना ही है, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे? नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको वो वाला एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या वो घर नहीं आएंगे? तो क्या होगा? वो और गे यानी वो ज़्यादा लोग हैं, तो फिर हम क्या बोलेंगे? विल दे, सब्जेक्ट हो गया दे, यहाँ आएगा नॉट। विल दे नॉट कम होम? आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अच्छा, वो घर नहीं आएंगे तो फिर क्या होता? फिर हमने ये विल यहाँ पे नहीं लगाना था, ये दे का टी कैपिटल हो जाना था और विल आ जाना था। दे विल नॉट कम होम। क्या वो घर आएंगे तो फिर क्या हो जाना था? विल दे कम होम। अब अगर होता वो घर आएंगे, सिंपल वो घर आएंगे, तो दे विल कम होम यानी सब्जेक्ट उसके बाद विल, या अगर आई होता तो फिर हमने यहाँ पे शेल लगा देना था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आखिर में हमारा सब्जेक्ट हो। तो आई होप आपको फ्यूचर इंडेफिनेट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से अब समझ आ गया होगा। आप इसको जितनी दफ़ा अपनी नोटबुक पे ख़ुद से ये सारी चीज़ें लिख के इसकी प्रैक्टिस करो तो आपको मज़ीद इसके बारे में कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।